नमस्कार। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि एक छोटी 1 स्टोरी की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जिसके प्लान में डायमेंशन 6 मीटर इंटू 9 मीटर है। ये बिल्डिंग फिगर्स A, B, C में दिखाई हुई है जो अगले पेज पे दिए हुए हैं। इस बिल्डिंग में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मोमेंट फ्रेम्स हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ब्रेस्ड फ्रेम्स हैं। इसका वेट ऐसा माना गया है कि 1.44 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ये रूफ लेवल पे लम्प्ड है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस ब्रेसिंग भी प्रोवाइडेड है रूफ ट्रसेस की बॉटम कॉर्ड से अटैच्ड। जो कॉलम्स हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम सेक्शन है ISHB 200 जिनका मास 40 kg पर मीटर लेंथ है। कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट 3721.8 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4 दिया हुआ है और वाई एक्सिस के अबाउट 994.6 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर टू दी पावर 4 दिया हुआ है। स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी हुई है। वर्टिकल क्रॉस ब्रेसिंग्स भी प्रोवाइडेड हैं जो 25 mm डायामीटर रॉड्स की बनी हुई हैं। हमें इस बिल्डिंग के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है जो इसके फ्री वाइब्रेशन को गवर्न करती है दो केसेस के लिए। पहला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्री वाइब्रेशन के लिए, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वाइब्रेशन के लिए। फिगर ए में हमें बिल्डिंग का प्लान दिख रहा है। 4 कॉलम हैं चारों कॉर्नर्स पे, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग भी दिख रही है। ईस्ट डायरेक्शन में बिल्डिंग की लेंथ 6 मीटर है और नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्डिंग की लेंथ 9 मीटर है। फिगर बी हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के एलिवेशन दिखा रहा है। कॉलम की हाइट 4 मीटर है, उसके ऊपर 1 मीटर हाइट की रूफ ट्रस है। दो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर दिख रहा है। फिगर सी में हमें नॉर्थ और साउथ एलिवेशन दिख रहा है। यहाँ कॉलम की हाइट वही 4 मीटर, उसके ऊपर 1 मीटर की रूफ ट्रस है। वर्टिकल क्रॉस ब्रेसिंग्स भी इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। दोनों कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। कॉलम्स अपने बेस पे फिक्स्ड हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अपने सामान्य रूप में कुछ इस तरह दिखती है। mu डबल डॉट प्लस cu डॉट प्लस ku इज इक्वल टू pt। यहाँ पे m स्ट्रक्चर का मास है जो हमें निकालना है कि कितना है। c डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में डैम्पिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसलिए इसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। k स्ट्रक्चर की स्टिफनेस है, ये भी हमें कैलकुलेट करनी है। स्मॉल u स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट है। u डॉट डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं या वेग कहते हैं। u डबल डॉट डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसे हम एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। pt स्ट्रक्चर पे एक्ट करने वाली डायनामिक फोर्स है। हमें यह भी दिया गया है कि स्ट्रक्चर में फ्री वाइब्रेशन हो रहे हैं। फ्री वाइब्रेशन वो होते हैं जो किसी डायनामिक फोर्स की वजह से नहीं होते, बल्कि उनके लिए स्ट्रक्चर को कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी या दोनों दिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए यहाँ पे डायनामिक फोर्स की वैल्यू हमने 0 ली है क्योंकि यहाँ फ्री वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब हमारे इस स्ट्रक्चर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी mu डबल डॉट प्लस ku इज इक्वल टू 0। अब हम स्ट्रक्चर का मास फाइंड आउट करते हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर का वेट रूफ लेवल पे लम्प्ड है। लम्प्ड का मतलब वो वहाँ पे इकट्ठा हुआ है और उसकी वैल्यू 1.44 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। इस वैल्यू से टोटल वेट निकालने के लिए हम इस वैल्यू को रूफ लेवल पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी जो प्लान का एरिया है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर का टोटल वेट मिलेगा, जिसे हमने कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल W की वैल्यू हो जाएगी 1.44 इंटू प्लान का एरिया यानी 6 इंटू 9, जो हमें देगा 77.76 किलो न्यूटन। इससे हम स्ट्रक्चर का मास कैलकुलेट करेंगे।
मास हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय जी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वेट हमारा किलो न्यूटन में दिया है, उसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा मास हो जाएगा 77.76 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9.81 जो हमें देगा 7926.61 किलोग्राम्स। अब हम स्ट्रक्चर की स्टिफनेस निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रूफ ट्रसेस की बॉटम कॉर्ड पे हॉरिजॉन्टल क्रॉस ब्रेसिंग लगी हुई है। इस क्रॉस ब्रेसिंग की वजह से जो रूफ है वो एक रिजिड डायाफ्राम की तरह बिहेव करेगी। रिजिड डायाफ्राम का मतलब हुआ कि उसकी ईआई करीबन इन्फिनिटी है, यानी उसमें बेंडिंग नहीं होगी ऐसा हम मान रहे हैं, और हर जॉइंट जो कॉलम का रूफ ट्रस के साथ है उसका डिस्प्लेसमेंट लेटरल डायरेक्शन में सेम ही होगा। स्ट्रक्चर में केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो कि स्ट्रक्चर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हम स्टिफनेस को डिफाइन कर सकते हैं कि वह उस फोर्स के बराबर होगी जो स्ट्रक्चर का यूनिट डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगी। अब हम पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का केस लेते हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 फ्रेम लगे हुए हैं जिनमें टोटल 4 कॉलम हैं। स्ट्रक्चर को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए हमें चारों कॉलम्स को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा। हमारे कॉलम्स ग्राउंड पे बेस पे फिक्स्ड हैं और ऊपर रूफ ट्रस से कनेक्टेड है। एक कॉलम को यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जिसमें रोटेशन ना हो रहा हो और उसका दूसरा सिरा फिक्स्ड हो, जो फोर्स लगानी पड़ेगी वही उसके लिए स्टिफनेस होगी और इसकी वैल्यू होगी 12 EI बाय एल क्यूब। यहाँ पे E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। I कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट जिसकी वैल्यू 3721.8 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4 है। L कॉलम की लेंथ है जिसकी वैल्यू 4 मीटर या 4000 मिलीमीटर है। ये तीनों वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम एक कॉलम की स्टिफनेस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में निकाल लेंगे। अब हम KC की वैल्यू निकाल लेते हैं। KC इज इक्वल टू 12 EI बाय एल क्यूब। इसमें हम E, I और L की वैल्यूज पुट कर दें तो KC हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 3721.8 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4000 का क्यूब। ये हमें देगा 1395.675 न्यूटन पर mm या 1395.675 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। चारों कॉलम्स को डिस्प्लेस करने के लिए हमारी स्टिफनेस फ्रेम की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी KNS जो कि 4 टाइम्स KC के बराबर होगी क्योंकि हम 4 कॉलम्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1395.675 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर यानी 5582.7 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। अब हम मास और स्टिफनेस की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर रख दें तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी mu डबल डॉट प्लस KU इज इक्वल टू 0। इसमें m और k की वैल्यू रख देते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी 7926.61 u डबल डॉट प्लस 5582.7 इंटू 10 की पावर 3 u इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे स्ट्रक्चर के लिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। फिगर C हमें दिखाता है एलिवेशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि वो फ्रेम जो कि ईस्ट में डिस्प्लेस होगा लेटरली अगर हम उस पे ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो, और वेस्ट में होगा अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो। इस फिगर में हमें फ्रेम एक ब्रेस्ड फ्रेम की तरह दिख रहा है जो बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है जिनको हम आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। पहला एक ऑर्डिनरी रिजिड फ्रेम है जो कि वर्टिकल लोड्स को सस्टेन करेगा। वर्टिकल लोड्स का मतलब हुआ डेड लोड और लाइव लोड। दूसरा वर्टिकल ब्रेसिंग सिस्टम है जिसको कि हम यूजुअली ऐसा मानते हैं कि वो एक पिन जॉइंटेड ट्रस की तरह बिहेव करेगा और लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करेगा। तो स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस निकालने में हमें इंडिविजुअल ब्रेसेस जो लगी हैं उनकी लेटरल स्टिफनेस काम में लेनी होगी, यानी सिस्टम 2 स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस निकालने में अपना योगदान देगा।
सिस्टम 1 का लेटरल स्टिफनेस निकालने में रोल बहुत ही कम है, इसलिए हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे। ब्रेस एक एक्चुअली लोडेड मेंबर है, यानी उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग फोर्स लगती है। ब्रेस की स्टिफनेस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है के ब्रेस इज इक्वल टू AE/L cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे A है ब्रेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रेस के मटेरियल की, L है लेंथ ऑफ ब्रेस और थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ब्रेस का, जो कि ईस्ट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है। अब हम के ब्रेस का जो फॉर्मूला था AE/L cos स्क्वायर थीटा, इसको डिराइव करते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि ये डेरिवेशन आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसे एग्जाम में करना है या नहीं करना ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप ये डेरिवेशन शो कर दीजिए, अगर क्वेश्चन के मार्क्स कम हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिराइव करते हैं। हमें फिगर डी यहाँ दिया हुआ है, ये फिगर हमने खुद नहीं बनाया है। इसमें MN हमारी ब्रेस है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E है और इसकी लेंथ कैपिटल L है। इस ब्रेस के एंड N पे एक फोर्स लग रही है F लेटरल डायरेक्शन में, जो इसे यूनिट डिस्प्लेसमेंट से पुल कर रही है। जब ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 लेटरल डायरेक्शन में, तो ब्रेस अपनी जगह से शिफ्ट होकर के नई लोकेशन पे आ जाएगी और अब हमारी ब्रेस की पोजीशन होगी MN'। इसके बाद अब हम N पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं MN' पे, जो कि N" पॉइंट पे आके मिलेगा। अब ट्राइंगल लीजिए N, N', N'। इसमें जो एंगल है N, N', N', उसकी वैल्यू करीब करीब थीटा के बराबर होगी। अगर हम ब्रेस का एक्सटेंशन निकालें उसी की लेंथ के अलोंग, तो वो हो जाएगा N', N'। उसको निकालने के लिए डेल्टा का कंपोनेंट ले लीजिए MN' की डायरेक्शन में, वो हो जाएगा डेल्टा कॉस थीटा। चूंकि डेल्टा की वैल्यू 1 है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए N', N'' की वैल्यू हो गई कॉस थीटा के बराबर, यानी हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉस थीटा। अब अगर इस फोर्स को अगर इस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए और उसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, तो हमारा ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा PL/AE के बराबर, जो हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू E से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी फोर्स P की वैल्यू हो गई AE/L इंटू डेल्टा या AE/L cos थीटा। ये डेल्टा दूसरा वाला है, ये एक्चुअल डिफॉर्मेशन है जिसकी वैल्यू cos थीटा के बराबर थी। अब जो फोर्स हमें निकालनी है यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए लेटरल डायरेक्शन में, एक्चुअल डायरेक्शन में नहीं, लेटरल डायरेक्शन में, वो हो जाएगी F, जो P cos थीटा के बराबर होगी। ये भी हमें फिगर D से दिख रहा है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं AE/L cos थीटा, जो P की वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, यानी कि AE/L cos स्क्वायर थीटा। अब के ब्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। A है π/4 इंटू डायमीटर ऑफ ब्रेस का स्क्वायर, क्योंकि ब्रेस एक सर्कुलर रॉड से बनी हुई है, यानी π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, क्योंकि ब्रेस का डायमीटर 25 mm था और ये वैल्यू हो जाएगी 490.87 मिलीमीटर स्क्वायर। E की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रेस की लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो 7.211 मीटर के बराबर होगी। इसको निकालने के लिए हम फिगर C को रेफर कर सकते हैं, जहां हमें यह दिखता है कि 4 मीटर है कॉलम की हाइट और 6 मीटर है दो कॉलम्स के बीच की लेंथ। कॉस थीटा निकालने के लिए आप फिगर D या फिर से फिगर C देख सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मिलता है। यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रेम की विड्थ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ब्रेस, यानी 6/7.211, जो हमें देगा 0.8321। इससे के ब्रेस की वैल्यू होगी 490.87 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.8321 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.211।
ये वैल्यू निकलेगी 9426.534 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब फिगर ई देखिए। हर फ्रेम में 2 क्रॉस ब्रेसेस हैं। वो ब्रेस जिसके ऊपर लेटरल फोर्स लग रही है, जो उसे पुल करना चाहती है, वो ब्रेस टेंशन में होगी और उस पुल के अगेंस्ट में लेटरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। यही ब्रेस स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस में कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा जो दूसरी ब्रेस है वो कंप्रेशन में होगी और एक्शियल फोर्स की छोटी वैल्यू पे बकल हो जाएगी, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस में बहुत ही कम होगा और हम उसे नहीं लेंगे। यानी स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस के जो ब्रेसेस हैं जो कि टेंशन में हैं, उनकी लेटरल स्टिफनेसेस के सम के बराबर होगी। स्ट्रक्चर में इन वर्टिकल ब्रेसिंग्स के 2 फ्रेम लगे हुए हैं, यानी कि 2 ब्रेसिंग्स हैं जो टेंशन में है। स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम KEW से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 टाइम्स K ब्रेसिंग के बराबर होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा 2 ब्रेसिंग्स हैं जो कि टेंशन में हैं और जो लेटरल स्टिफनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी KEW की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 9426.534 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, यानी कि 18853.068 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब हम मास और स्टिफनेस की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ्री वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगी mu डबल डॉट प्लस KU इज इक्वल टू 0। इसमें मास और स्टिफनेस की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मिलेगा 7926.61 U डबल डॉट प्लस 18853.068 इंटू 10⁻³ U इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रक्चर के लिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। धन्यवाद।